हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फैक्टर्स इफेक्टिंग MEC, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि MEC को प्रभावित करने वाले जो अल्पकालीन तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती क्या है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता को जो है हम जो अनुमानित लाभ की दर है उसके रूप में भी व्यक्त करते हैं। यानी जब भी हम किसी पूंजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें किस दर से लाभ होने की संभावना है उसको हम जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और ये जो सीमांत उत्पादकता है इसके अंदर जो है वो लाभ की दर के साथ साथ परिवर्तन आता रहता है। अगर भविष्य के अंदर लाभ अधिक मिलने की संभावना होगी तो MEC में वृद्धि होगी, और अगर भविष्य के अंदर लाभ मिलने की संभावना कम होगी तो MEC में भी गिरावट आएगी। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि भी केवल संभावना है कि संभावित लाभ की दर क्या हो सकती है, और संभावनाएं जो होती है वो परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। तो इसके लिए आशंसा शब्द प्रयोग किया गया। आशंसा का मतलब भविष्य के अंदर लाभ की दर में क्या परिवर्तन होने की या लाभ की दर क्या रहने की संभावना है। तो जब आशंसाओं में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ MEC में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भी कोई ना कोई फैक्टर्स तो जो हैं जो आशंसाओं को और MEC को या जो लाभ की दर है उसको प्रभावित करते हैं। तो इन तत्वों को मुख्य रूप से मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्पकालीन तत्व और दूसरा है दीर्घकालीन तत्व। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अल्पकालीन तत्व। ये वे तत्व होते हैं जो अल्पकाल में जो है MEC को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के अंदर जो हम निम्न को शामिल करते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर बाजार का आकार। अब देखिए बाजार के आकार का जो संबंध होता है वो मांग से होता है। अगर बाजार का आकार अधिक है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहाँ पर मांग का स्तर अधिक है। अगर हम ये कहते हैं कि बाजार का आकार है वो संकुचित है, इसका मतलब वहाँ पर जो है मांग है वो कम की जा रही है। तो बाजार का आकार जितना अधिक होगा यानी मांग का स्तर जितना ज़्यादा होगा उतने ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा, और जितने बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर आंतरिक और बाहरी बचतें जो उतनी ज़्यादा प्राप्त होती हैं, और जितनी ज़्यादा आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होंगी उतनी ही जो है लाभ अधिक मिलने की संभावना होगी। क्योंकि जब आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसके कारण MEC में वृद्धि होगी। और अगर बाजार का आकार छोटा है तो उसके कारण जो है MEC में कमी होगी, क्योंकि बाजार का आकार छोटा होने का मतलब वहाँ मांग का स्तर कम है, और मांग का स्तर कम होने का मतलब वहाँ पर जो है छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे अनेक प्रकार की जो आंतरिक और बाहरी हानियाँ होती है और उनके कारण जो है लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने के कारण MEC में कमी होगी। तो इस प्रकार से बाजार का आकार जो होता है वो MEC को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। दूसरा है लागत संबंधी संभावना। अब भविष्य के अंदर लागत को लेकर के क्या संभावना है। यदि भविष्य में ये लगता है कि भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है तो उसके कारण जो है MEC में गिरावट आएगी, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि भी भविष्य में अगर लागत बढ़ गई तो इसका मतलब भविष्य में लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है। और इसके विपरीत यदि ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर लागत कम होगी, चाहे वो श्रम की लागत हो, चाहे वो फैक्टर्स की लागत हो, चाहे वो बिजली पानी यातायात के साधन की लागत हो, किसी प्रकार से अगर लागतों में कमी होने की संभावना नज़र आती है तो उसके कारण जो है लाभ की दर बढ़ेगी, अर्थात MEC में वृद्धि होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कीमत संबंधी संभावना। कीमत जो होती है वो भी MEC को प्रभावित करती है। अगर ये लगता है कि भी जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ेगी, अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो उसके कारण MEC बढ़ जाएगी, अर्थात लाभ की दर है वो लाभ की संभावित दर है उसमें वृद्धि होगी।
और अगर ये लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होने की संभावना है तो उसके कारण आने वाले समय में जो अनुमानित लाभ की दर है उसमें भी कमी आएगी और इसके साथ ही जो है एमईसी में भी कमी नज़र आएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भविष्य की जो कीमतें हैं उनकी संभावना क्या है, कीमत बढ़ने की संभावना है तो उससे एमईसी में वृद्धि होगी। अगर कीमत कम होने की संभावना है तो उसके कारण एमईसी में कमी आती है। नेक्स्ट है उद्यमियों की मानसिकता। ये जो एमईसी जो होती है आशंसाओं के ऊपर निर्भर करती है और आशंसाएं जो होती है उद्यमियों की जो मनोदशा है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर भविष्य को लेकर के उद्यमी आशावादी है, उनको लगता है कि भविष्य में मांग अधिक होगी, भविष्य के अंदर जो वो लाभ बढ़ेगा, भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना है, इस प्रकार अगर वे भविष्य को लेकर के आशावादी हैं तो इसके कारण जो एमईसी में वृद्धि होगी। और इसके विपरीत अगर स्थिति है कि भविष्य को लेकर के उद्यमियों में निराशा की भावना है कि उनको लगता है आने वाले समय में लागतें बढ़ेंगी, कीमतों में कमी होने की संभावना है, मांग में भी गिरावट आने की संभावना है, तो इसके कारण जो है एमईसी में भी कमी होगी। तो इस प्रकार से उद्यमियों की जो मानसिकता है, उनकी जो मनोदशा है, वो भविष्य को लेकर के किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, आशावादी है या निराशावादी है, ये उनका दृष्टिकोण है वो भी जो है एमईसी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति जो होती है उसका संबंध जो है वो मांग से होता है कि उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी मांग का लेवल उतना ही अधिक होगा और मांग का लेवल जो होता है अगर अधिक है तो उसके कारण एमईसी में वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर उपभोग प्रवृत्ति कम है तो वहाँ पर जब मांग का स्तर भी कम होगा और अगर मांग का स्तर कम है तो उसके कारण जो एमईसी में गिरावट आने की संभावना होगी। इसके पीछे कारण ये है कि एमईसी जो होती है मांग को प्रभावित करेगी। अगर एमईसी बढ़ गई तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के कारण जो कीमतों में वृद्धि होगी और जब कीमतों में वृद्धि होगी तो उससे लाभ के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी और जब लाभ बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी तो उससे एमईसी में वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर उपभोग प्रवृत्ति में कमी होती है तो उसके कारण मांग में कमी होगी और जब मांग में कमी होगी तो उसके कारण कीमतों में गिरावट आएगी और कीमतों में कमी आने की वजह से जो लाभ की संभावना में कमी आएगी और इससे एमईसी है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो भी एमईसी को प्रभावित करती है। आगे आय में वृद्धि। जब लोगों की आय बढ़ती है तो आय के बढ़ने के साथ ही वो मांग भी अधिक करने लगते हैं और जब मांग बढ़ती है तो मांग के बढ़ने की वजह से जो है कीमतों के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और जब कीमतों के बढ़ने की संभावना अधिक होगी तो उससे लाभ के मिलने की संभावना में भी वृद्धि होगी और इस चीज़ का जो है एमईसी के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जब लोगों की आय में कमी होती है तो आय में कमी होने से डिमांड का लेवल कम हो जाएगा और जब मांग में कमी आएगी तो वो उसके कारण लाभ कीमतों में भी जो है कमी आने लगती है और जब कीमतों में कमी होगी तो उसके कारण लाभ ऑटोमेटिकली कम होगा और लाभ ऑटोमेटिकली कम होने की वजह से एमईसी के ऊपर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार आय के बढ़ने से एमईसी के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आय में कमी होने के कारण एमईसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कर। कर जो होते हैं वो भी एमईसी को प्रभावित करते हैं क्योंकि कर जो होते हैं लागत का हिस्सा होते हैं और लागत जो है एमईसी को प्रभावित करती है। अगर लागत बढ़ती है तो एमईसी कम होगी और अगर लागत में कमी आती है तो एमईसी में वृद्धि होगी। यानी लागत और एमईसी के अंदर जो है वो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब मान लीजिए कि भी सरकार ने करों के अंदर वृद्धि कर दी, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी वृद्धि कर दी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी वृद्धि कर दी। तो जब इन करों के अंदर वृद्धि की जाती है तो इससे एक तरफ तो उत्पादकों की जो है उत्पादन के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण लाभ में कमी आती है। दूसरी तरफ जब प्रत्यक्ष करों के अंदर वृद्धि की जाती है तो इससे उपभोक्ता के पास में जो परियोज्य आय है वो कम बचती है और परियोज्य आय में कमी आने के कारण मांग में कमी होती है और मांग में कमी होने से एमईसी गिरने लगती है। तो इस प्रकार करों में जब भी वृद्धि की जाएगी एमईसी के ऊपर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो लागतों के माध्यम से और दूसरा जो है उपभोग के माध्यम से जो है एमईसी को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ अगर करों की दरों में कमी आती है तो एक तो लागत में कमी आएगी, लागत में कमी आने के कारण जो है एमईसी में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ जब कर की मात्रा कम की जाती है तो इससे लोगों के पास में जो है इनकम बढ़ जाती है
क्योंकि अब उनको कर कम चुकाना पड़ेगा, तो उनके पास में जो प्रयोग करने योग्य आय है, जिसको हम प्रयोज्य आय बोलते हैं, प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी, और प्रयोज्य आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से एमईसी में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार करों में कमी करने से एमईसी बढ़ती है, और करों में वृद्धि करने से एमईसी में कमी आती है। आगे उत्पादन क्षमता। यदि फर्म के पास में जो है उत्पादन क्षमता अधिक है, तो उससे एमईसी में कमी आएगी। एमईसी में कमी आने का कारण ये है कि फर्म को जो है प्रति इकाई जो है लागत अधिक आ रही है, क्योंकि फर्म जो है अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता तक उत्पादन नहीं कर रही। तो इस प्रकार से अगर फर्मों के पास में अतिरिक्त क्षमता है तो उसकी वजह से एमईसी में गिरावट आती है, और अगर फर्मों के पास में अतिरिक्त क्षमता मौजूद नहीं है तो उन फर्मों को जो है नया निवेश करना पड़ेगा, और जब नया निवेश किया जाता है तो उसके कारण एमईसी के ऊपर उसका जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार वर्तमान उत्पादन क्षमता है वो भी जो है एमईसी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है तरल परिसंपत्तियों की मात्रा। जब तरल परिसंपत्तियां कौन सी होती है, जैसे नकदी है, शेयर है, बॉन्ड है, तो इनको हम जो है नकदी तो वो नकदी है, बाकी शेयर और बॉन्ड होते हैं, इनको भी हम जब बहुत जल्दी नकदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन सभी को हम जो तरल परिसंपत्तियां कहते हैं। तो जब तरल परिसंपत्तियां किसी के पास में बहुत अधिक हो जाती है तो उसके कारण जो है निवेश में वृद्धि होगी, और जब निवेश बढ़ाया जाता है तो हमें पता होता है कि जैसे जैसे हम निवेश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है एमईसी में गिरावट होती चली जाएगी। इसके विपरीत अगर लोगों के पास में तरल परिसंपत्तियों में कमी आती है तो निवेश भी कम करेंगे, और जब निवेश में कमी होती है तो उसके कारण एमईसी जो है वो बढ़ने लगती है। लाभ की संभावना भी एमईसी को प्रभावित करती है, और दोनों के अंदर जो धनात्मक संबंध होता है। अगर लाभ की संभावना बढ़ती है तो उसके कारण जो है एमईसी में भी वृद्धि होती है, और अगर लाभ की संभावना में कमी होती है तो उसके कारण एमईसी में गिरावट आती है। इस प्रकार लाभ की संभावना जो होती है वो एमईसी को प्रभावित करती है। आगे पूंजीगत वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय। यदि वर्तमान समय में जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनसे अधिक आय मिल रही है, पूंजीगत वस्तुओं से अधिक आय कब मिलेगी, जब उनकी जो है उत्पादकता अधिक होगी, तो उसके कारण जो एमईसी के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण क्योंकि जब आय अधिक तेजी से बढ़ती है तो उसके कारण मांग भी बढ़ेगी, मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ने के कारण जो एमईसी के ऊपर अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा। इसके विपरीत ये धीमी गति से आय प्राप्त हो रही है, यानी आय जो अचानक नहीं बढ़ रही है, तो उसके कारण जो एमईसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की आय तेज गति से नहीं बढ़ेगी तो वो मांग भी कम करेंगे, और मांग में कमी का जो एमईसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे पूंजीगत वस्तुओं का वर्तमान भंडार। यदि वर्तमान समय में पूंजीगत वस्तुओं का भंडार पहले से काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ा है तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है मांग बढ़ने के ऊपर नया निवेश नहीं किया जाएगा, और इसके कारण जो है एमईसी में गिरावट आने की संभावना है। दूसरा, जब बहुत सारी पूंजीगत वस्तुओं का भंडार पड़ा है तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उत्पादक जो होता है अपनी पूंजी का प्रयोग करना चाहता है, और पूंजी का प्रयोग तभी कर पाएगा जब उसके उत्पाद की मांग बढ़ेगी, और अपने उत्पादन की मांग बढ़ाने के लिए वो जो कीमतों में कमी करने की नीति अपनाती है, यानी इससे इससे जो इनमें प्रतियोगिता बढ़ती है, और प्रतियोगिता के बढ़ने से जब कीमतों में कमी आती है तो उसके कारण जो एमईसी में गिरावट होने लगती है। तो पूंजीगत वस्तुओं का जो वर्तमान भंडार है अगर वो अधिक मात्रा में है तो उससे एमईसी के ऊपर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे जो है फैक्टर्स थे जो अल्पकालीन तत्व थे, अल्पकाल में जो है एमईसी को प्रभावित करते हैं। इसके साथ अपना ये जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।